नमस्कार, जिंदा एकेडमी के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। आज ये जो स्टैटिस्टिक का बैच चल रहा है, उसके ये जो सीरीज चल रही है लेक्चरों की, उस लेक्चर के सीरीज में आज का ये लेक्चर है 21वां। इससे पहले जो 20वां लेक्चर था, उसके अंदर हमने एक हमारे जो एएसओ का सिलेबस था, उसके अंदर एक यूनिट थी टाइम सीरीज। वो टाइम सीरीज मैंने उसी एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट की है। और ये जो आज का जो ये लेक्चर है, लेक्चर नंबर 21 है, इसके अंदर मैं जो आपको यूनिट पढ़ाऊंगा वो यूनिट है वाइटल स्टेटिस्टिक, जीवन समंक क्या होते हैं के बारे में बताऊंगा। और ये यूनिट 4 या 5 लेक्चर के अंदर आएगी, 10-10 मिनट के लेक्चर आएंगे, उसके अंदर ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी 5 लेक्चरों के अंदर। कोशिश करूंगा 5 से पहले खत्म करने की, पर 5 लेक्चर तो लग ही जाएंगे। और वैसे इसको पढ़ाऊँ तो मैं 1 घंटे के अंदर पढ़ा सकता हूँ पूरी की पूरी, पर 1 घंटे के अंदर मैं भी इतना बोलूँ और आप भी इतना सुनो, तो मतलब मेरे को भी बोलने में इंटरेस्ट नहीं आता है कि भाई सामने कोई बच्चे भी ना हो, तो फिर मतलब एक लैपटॉप की एक स्क्रीन के ऊपर मैं आपको पढ़ाऊँ और पढ़ाते रहूँ, सोचूँ कि समझ में आया नहीं आया, तो मतलब वो डिफिकल्ट बहुत सारी बातें हो जाती है। तो अब ये जो यूनिट है, इस यूनिट को मैं बांट बांट के मतलब 10-10 मिनट का लेक्चर लाऊंगा, उसके अंदर पढ़ाता रहूंगा। ये सारे के सारे जो तीन तीन यूनिट बची है, शायद 4 है मैक्सिमम यूनिट आपके एएसओ सिलेबस, उसके बाद जो एएसओ की स्टेटिस्टिक है वो खत्म हो जाएगी। चलिए मैं बिना किसी देरी के ये लेक्चर आपके स्टार्ट करता हूँ। तो आज का जो ये लेक्चर है 21वां, वो है वाइटल स्टेटिस्टिक्स, जिसको जीवन समंक भी बोला जाता है या फिर जीवनांक भी बोला जा सकता है। अब ये सवाल ये आता है कि वाइटल स्टेटिस्टिक होती क्या है। वाइटल स्टेटिस्टिक मतलब एक रजिस्टर होता है, जिसके अंदर भारत सरकार का एक मतलब वो रजिस्टर मान सकता हूँ, जिसके अंतर्गत तमाम जितने भी भारत के अंदर लोग हैं, उसके इसका जन्म कब हुआ था, उसकी मृत्यु कब हुई थी, इसका तलाक कब हुआ था, इसका विवाह कब हुआ था, इन तमाम का जो रिकॉर्ड रखा जाता है, उन रिकॉर्ड को बोला जाता है वाइटल स्टेटिस्टिक। तो यही मैंने डेफिनेशन के अंदर लिखा है, जन्म एवं मृत्यु, विवाह, तलाक, रोग, प्रसव आदि जीवन घटनाओं के समंक, इन सारा को डाटा होता है, उन डाटाओं को हम कहा जाता है जीवन समंक कहलाते हैं। ये चीज आप क्लियर हो गई कि जीवन समंक क्या होता है, वाइटल स्टेटिस्टिक क्या होती है, उन सारों का रिकॉर्ड या फिर वो डाटा है जिनके आधार पर हम बता सकते हैं कि इसका कब जन्म हुआ, मृत्यु कब हुआ। ये सारे डाटा होते हैं, इन डाटाओं को कहा जाता है वाइटल स्टेटिस्टिक। फिर मैंने जो दूसरा लाइन लिखी है वो लिखी है कि जीवन जो आपके पास वाइटल स्टेटिस्टिक है, ये वाइटल स्टेटिस्टिक किसी भी देश के अंदर कोई भी नीतियां बनाते हैं, उस नीतियों के अंदर ये वाइटल स्टेटिस्टिक एक अहम रोल होता है जो प्रेजेंट करता है। अब ये कैसे, सपोज कीजिए कि आपके पास मतलब किसी देश के मतलब कोई भी एक क्षेत्र क्षेत्र ले लीजिए, और वहां के ऊपर यदि इंसान है, इंसानों की यदि मृत्यु ज्यादा हो रही है, तो मतलब सरकार क्या करेगी, वहां पर आपके पास हॉस्पिटल खोलेगी। नीतियां बदल गई ना, उस एक पर्टिकुलर एरिया के लिए सरकार मतलब संज्ञान में लाएगी कि इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर मृत्यु क्यों हो रही है, इसका रीजन पीछे फाइंड करेगी, नीतियां बदलेगी और उसको विकसित करने की कोशिश करेगी। तो ये तमाम जो ये वाइटल स्टेटिस्टिक है, वो देश की नीतियों को बदल या फिर नीतियों को निर्धारक या फिर नीतियों को बदलने के लिए भी सहायक होता है। फिर मैंने आपके पास मतलब एक कॉमन सेंस वाले 2 पॉइंट लिखे हैं। यदि किसी देश के अंदर यदि जन्म दर सबसे ज्यादा है और मृत्यु दर जन्म दर से कम है, तो हमें ऑब्वियसली बताया है कि उस देश की जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। और यदि वहीं पर यदि आपके पास मृत्यु दर यदि ज्यादा हो जाए किसी देश की, और जन्म दर यदि कम हो जाए, तो उस देश की जनसंख्या में क्या होगी, कमी होगी। ये तो हमें भी पता है कि यदि किस गांव के अंदर, गांव का भी एग्जाम्पल लूँ, तो यदि गांव के अंदर यदि मरने वालों की संख्या यदि ज्यादा हो जाए, तो उस गांव की जनसंख्या में क्या होगी, भाई हमें भी पता है कि कमी हो जाएगी। और जब जन्म वहां पर जन्म लेने वाले हो ज्यादा हो, और मतलब एक भी मतलब बूढ़ा व्यक्ति मरे भी ना, तो हम क्या कहेंगे कि वहां पर वहां की जनसंख्या क्या होगी, वृद्धि हो गई। तो ये हो गई आपके पास जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या में कमी। फिर मैंने आपको जो नोट्स में सवाल आता है कि भाई जीवन समूह को संकलित करने की विधियां कौन कौन सी है, ये भी तो दिमाग में सवाल आता है ना, कि हम वाइटल स्टेटिस्टिक पढ़ तो रहे हैं, और हमारे पास बहुत सारे डाटाएं भी होते हैं। हमें मालूम है कि सरकार एक रजिस्टर के अंदर सारे के सारे मायने या डाटा रखते हैं कि इस व्यक्ति का जन्म कब हुआ था, जन्म दर भी देखा देखा जाता है, मृत्यु के बारे में भी उसके पास डाटा होता है, तलाक कब हुआ था, शादी कब हुई थी, इन तमाम डाटाओं को यदि रखता है तो उसको कहा जाता है वाइटल स्टेटिस्टिक। फिर क्वेश्चन यह आता है कि इन डाटाओं को कलेक्ट किस किस प्रकार से किया जा सकता है। तो जो सबसे पहले जो कलेक्ट करने की विधि है, वो है पंजीकरण विधि, रजिस्ट्रेशन मेथड के द्वारा। यदि आपका कहीं पर जन्म होता है, तो उसके बाद सपोज कि वीडियो के पास आप जाते हो और वीडियो ने आपको जन्म प्रमाण पत्र दे दिया था, तो ये आपके पास विधि क्या होगी, पंजीकरण विधि होगी। आपने पंजीकरण करवा लिया,
इस विधि के द्वारा भी तो सरकार के पास डाटा चला जाता है ना, तो उसको कहा जाता है पंजीकरण विधि। परंतु पंजीकरण विधि ये सबसे महत्वपूर्ण विधि है। ये भी हमें मालूम है कि हर बंदे का मतलब रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। जन्म जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये तमाम बनाए जाना जरूरी है। पर ये भारत के अंदर क्या है कि अनिवार्य नहीं है। यदि कहीं पर मतलब जरूरत होती है तब हम जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं, वरना कोई जरूरी नहीं है कि भाई क्यों बनवाए हम जन्म प्रमाण पत्र। तो मतलब ये एक मतलब अनिवार्य मेथड भी नहीं है, महत्वपूर्ण मेथड है पर अनिवार्य मेथड नहीं है। डाटा ज्यादा कलेक्ट कहाँ से होगा? रजिस्ट्रेशन के द्वारा होगा। पर इसका मतलब ये अनिवार्य नहीं है, तो अनिवार्य नहीं है तो मतलब जो अनिवार्य चीज नहीं होती है उसको लोग संज्ञान में नहीं लाते हैं। फिर मैंने दूसरा मेथड लिया कि काउंटिंग मेथड, या फिर आपके पास जनगणना मेथड। आपके पास जनगणना, जब कोई भी साल के अंदर जनगणना करते हो तब तब आपको पता चल जाता है कि मतलब इस परिवार में पहले 4 लोग थे, अब 2 लोग बचे हैं, या फिर इस परिवार में पहले 4 लोग थे, अब 10 लोग हो गए। मतलब ये जनगणना के द्वारा भी तो हम पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर जन्म दर है, मृत्यु दर है, किसकी शादी हुई है, या फिर किसका तलाक हुआ है। तो ये चीजें भी जनगणना के द्वारा भी मतलब जीवन समूह को एकत्रित किए जा सकते हैं ना। फिर तीसरा जो मेथड आता है वो आता है अस्पताल के दस्तावेजों के द्वारा। कहीं पर अस्पताल के अंदर डेथ डेथ हो जाती है, किसी दिखाने दिखाने जाते हैं, और सपोज कीजिए कि वहां पर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो वहां पर डेथ होने पर वहां पर आपके पास रजिस्ट्रेशन के अंदर पूरा पूरा सिस्टमेटिक ढंग से उसका रजिस्ट्रेशन होगा। तो वो अस्पतालों के दस्तावेजों से भी पता लगाया जा सकता है। या फिर किसी की डिलीवरी होती है किसी लेडीज की, तो फिर वहां पर भी तो मतलब उसका रिकॉर्ड पाया जाता है, तो फिर वो अस्पताल के दस्तावेजों से आप जीवन संबंध एकत्रित कर सकते हो। फिर आता है कि आपातकालीन सर्वेक्षण के द्वारा। आपातकालीन, यदि किसी देश को यदि अचानक से जरूरत हो गई कि हमारे देश के अंदर एक नीति बनानी है और उसकी जनगणना करनी है, तो फिर अचानक से मतलब नीति बनानी है, और नीति बनाने के लिए आपातकालीन यदि सर्वेक्षण करना हो, उसके द्वारा भी जीवन संबंध प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये चीजें हो गई आपके पास मतलब जीवन संबंध को एकत्रित करने की विधियां। फिर आपको पूछा जाए कि यदि एक फॉर्मूला है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको नोट्स में दिखाई दे रहा होगा, यदि आपको किसी पर्टिकुलर देश की या किसी पर्टिकुलर समय के ऊपर आपको जनसंख्या पूछ ली जाए, इस पर्टिकुलर समय की जनसंख्या निकालने का फॉर्मूला क्या है? पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपको निकालना है। मैंने लिखा है कि एक निश्चित समय पर किसी देश की जनसंख्या का आकार, कि उस देश की यदि किसी पर्टिकुलर मतलब निश्चित समय के ऊपर हमारे को जनसंख्या निकालनी है, तो आप क्या करोगे? आपके दिमाग में भी तो आइडिया आएगा कि भाई मुझे किसी देश की एक पर्टिकुलर समय के अंदर मेरे को जनसंख्या निकालनी है। सपोज कीजिए कि आपको 2021 की मतलब इसके भारत की जनगणना निकालनी है, तो आप कैसे करोगे कि भारत के अंदर कितनी जनसंख्या है कि मतलब 2021 के तहत? तो आप क्या करोगे? पहले तो ये देखोगे इससे जो पहले कब काउंटिंग हुई थी उसको देखोगे। सपोज कीजिए कि उसकी पहले काउंटिंग 2011 के अंदर हुई, तो 2011 की जनसंख्या को आप उठाओगे। फिर आप ये देखोगे कि 2011 के बाद 2021 के बीच में जो ये बीच का 10 साल का जो ये गैप था, उस गैप में कितने कितने लोगों का जन्म हुआ, तो वो भी देखोगे। कितने लोगों का मृत्यु हुई वो भी आप देखोगे। फिर आप ये भी देखोगे कि कहीं इस देश से कहीं बाहर तो नहीं गए हैं लोग, वो भी आप देखोगे। फिर ये भी देखोगे कि कहीं दूसरे देश से हमारे देश के अंदर लोग आए तो नहीं है, इनको भी देखोगे। फिर आप ये देखोगे कि जो बाहर गए हैं जो अंदर आए इनका डिफरेंस निकालोगे। फिर जो जितने जन्म हुए हैं और कितने मृत्यु हुए इनका डिफरेंस निकालोगे, और जो 2011 की जनसंख्या के अंदर जोड़ दोगे, तो आपको जो 2021 की जो जनगणना है वो प्राप्त हो जाएगी। ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, देखिए। एक निश्चित समय पर किसी देश की जनसंख्या का आकार, सपोज करता हूँ कि मैं P1, इसको P1 के द्वारा दिखाया जाता है, तो P1 उस P1 है जो इस निश्चित समय के ऊपर किसी देश की जनसंख्या मान लो आप। P0 क्या है? तो मैंने लिखा है कि पूर्व तिथि में जब भी जनगणना हुई थी उसकी जनसंख्या है। और यहाँ पर मैंने B क्या लिखा है कि कुल जन्म, जो उन सालों में जन्म हुआ है उनको देखा जाता है। और D देखा जाता है कि कुल मृत्यु, जो पिछले साल से जब पिछली बार जनगणना हुई थी उसके बाद के हैं ये सारे। फिर I मैंने यहाँ पर लिया है कि भाई मैंने क्या लिया है कि जो जाने वाले हैं उनके लिए। और ई मैंने क्या लिया कि जो आने वाले हैं, बाहर से जो कितने कितने लोग आए हैं उनको लिया है। वो आपके पास मतलब इनका डिफरेंस निकालना और इनको ऐड कर दूंगा तो वो मेरे देश की जनसंख्या आ जाएगी। फिर आपके पास जो एग्जाम के अंदर जो आने वाले क्वेश्चन है, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट, ये 3 पॉइंट देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है कि सबसे पहला पॉइंट है वो है स्थावर जनसंख्या क्या होती है। स्थावर जनसंख्या, कहीं पर आपको शब्द ऐसे पूछा जाएगा स्थावर जनसंख्या होती है। स्थावर जनसंख्या के अंदर क्या होता है जनसंख्या के? तो सबसे पहला ऑप्शन यही आएगा कि जनसंख्या कांस्टेंट रहती है, जनसंख्या समान दर से घटती है बढ़ती है, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऐसे 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। तो सवाल ध्यान से देखना कि स्थावर जनसंख्या का यदि पूछा है तो स्थावर जनसंख्या के अंदर क्या होती है कि जनसंख्या हमेशा के लिए कांस्टेंट होती है। फिर आपकी दूसरी जो शब्दावली है वो है स्थिर जनसंख्या।
स्थावर अलग है और स्थिर जनसंख्या अलग है। स्थिर जनसंख्या का मतलब होता है कि जनसंख्या समान दर से घट रही है या फिर जनसंख्या समान दर से बढ़ रही है, तो कहा जाता है स्थिर जनसंख्या। फिर आता है आपके पास एक और मैंने पॉइंट लिखाया, वो लिखाया है जनगणना संगठन भारत के महारजिस्ट्रार के निर्देशन पर कार्य करता है। ये भी तीनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो मैंने इन क्वेश्चनों को मतलब एक नोट्स के जरिए मतलब लाइन में लिखने की कोशिश। फिर आपके पास जो हम इस यूनिट के अंदर जो पढ़ेंगे वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जन्म दर, या जन्म दर को हाँ आप ये भी बोल सकते हो, उर्वरकता भी बोल सकते हो। तो जन्म दर या उर्वरकता के माप पढ़ेंगे सबसे पहले। फिर यही चीज हम मृत्यु दर के अंदर पढ़ेंगे, मृत्यु दर के माप पढ़ेंगे। फिर जो तीसरे नंबर पर जो इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम जनसंख्या वृद्धि दर के माप। और जो लास्ट के अंदर है वो है लाइफ टेबल पढ़ेंगे, जीवन सारणी पढ़ेंगे। जीवन सारणी में इसी के अंदर आपको पढ़ाऊंगा। तो ये चार चीजें हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ जन्म दर या उर्वरकता के माप। जन्म दर या उर्वरकता सबसे पहले के माप से पहले आपको पता होना चाहिए कि जन्म दर या उर्वरकता होती क्या है। तो जन्म दर बोल दो या फिर उसको उर्वरकता बोल दो, उर्वरकता बोलोगे या फिर जन्म दर बोलोगे, तो जन्म दर होती क्या है? कोई भी स्त्री के द्वारा जन्मित जो शिशुओं की वास्तविक संख्या होती है उसको कहा जाता है जन्म दर। सपोज कीजिए कि कोई भी एक लेडीज है, उसके द्वारा यदि जन्मित जितने भी शिशु जन्म उसने दिए हैं उसको कहा जाता है जन्म दर। फिर एक नीचे मैंने वर्ड लिखा है कि बहुप्रजनता या फिर सुजनता क्या होती है। ये क्या होती है? कोई भी एक स्त्री अपने मतलब जीवन काल, जब बच्चे पैदा करने वाला जब समय होता है उसके अंदर जब अधिकतम जो शिशु पैदा पैदा करते हैं उसको कहा जाता है बहुप्रजनता या सुजनता। अब दोनों के अंदर फर्क क्या है कि एक के अंदर सपोज कीजिए आपके पास दो लेडीज है, एक लेडीज ने अपने जो बच्चा देने की जो उम्र होती है 15 से लेकर 49 ईयर तक, तो उसके अंदर यदि एक लेडीज ने सिर्फ एक बच्चा ही मतलब पैदा किया तो वो हो गई आपके पास जन्म दर, मतलब उसकी एक है, मतलब उसने एक ही बच्चा पैदा किया। एक मतलब एक लेडीज ऐसी है कि अपने मतलब 49 साल के अंदर 15 से लेकर 49 तक 30 बच्चे पैदा कर दिए, मतलब अपने मैक्सिमम मैक्सिमम जितनी भी मतलब पावर शक्ति या फिर जितनी भी अंदर कैपेसिटी थी उतने मतलब चाइल्ड चाइल्ड को बोरन कर दिया या फिर मतलब चाइल्ड को जन्म दे दिया। तो मतलब ये आपके पास होती है बहुप्रजनता। तो नीचे मैंने लिखा है कि बहुप्रजनता या उर्वरकता की ऊपरी सीमा होती है। बहुप्रजनता होती है जो उर्वरकता की ऊपरी सीमा होती है। ये चीज भी हालांकि कोई नहीं पूछता आपको, जन्म दर भी कोई नहीं पूछेगा जन्म दर क्या होती है, सुजनता भी कोई नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या कि जो उर्वरकता जन्म दर के माप है उसमें सबसे पहला जो मैं माप ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ कच्ची जन्म दर या फिर क्रूड बर्थ रेट। तो क्रूड बर्थ रेट भी बोला जाता है या फिर इसको बोला जाता है सीबीआर, या फिर इसको बोला जाता है असंशोधित जन्म दर या फिर कच्ची जन्म दर या फिर क्रूड बर्थ रेट बोला जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि आपके पास टोटल यदि एक मतलब कोई भी एक वर्ष दे रखा है उसके वर्ष के जो मध्य में यदि कुल जनसंख्या किसी देश की यदि कुल जनसंख्या निकाल लेता हूँ और उसके बाद यदि कुल जीवित जन्म संख्या ले लेता हूँ और उसको मैं 1000 से मल्टीपल कर लेता हूँ, इस फॉर्मूले में रख लेता हूँ, तो मतलब वो आपको मेरे को सीबीआर प्राप्त हो जाता है। ये आपके पास सीबीआर का फॉर्मूला एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर मैंने दो लाइन लिखी है कि ये एक तो प्रायिकता दर नहीं है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि असंशोधित कच्ची जन्म दर क्या प्रायिकता दर है। तो एग्जाम के अंदर जब ये ऑप्शन होते हैं तो उसके अंदर जो नहीं वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। फिर आपके पास तो लाइन होती है ये उपयुक्त माप नहीं है। अब उपयुक्त माप क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर सारी जनसंख्या को कलेक्ट किया है इसने। सारी जनसंख्या तो मतलब बच्चे देने या मतलब बच्चे देने के अंदर इनका योगदान नहीं होता है ना। योगदान केवल मतलब उन्हीं महिलाओं का होता है जो मतलब बच्चे देने की जो उम्र होती है 90 ईयर से जो ओल्ड वुमेन है कि उसके बच्चा देने की है कि कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि बच्चा देने की जो उम्र जो मानी गई है वो 15 से लेकर 49 साल तक की मानी गई है। इसके अंदर तो सारी सारी जनसंख्या ले ली, तो सारी सारी जनसंख्या तो मतलब बच्चे पैदा करने के अंदर इन्वॉल्व नहीं है ना, तो मतलब ये इसका दोष भी मान लो कि ये एक उपयुक्त माप नहीं है। तो चलिए ये तो मतलब आपके पास सीबीआर हुआ। आगे हम जनरल फर्टिलाइजर रेट भी पढ़ेंगे। जन्म दर को फर्टिलाइजर रेट भी बोला जाता है। अभी तो इस लेक्चर की शुरुआत हुई है, आगे कंटिन्यू करेंगे हम। कल एक और लेक्चर आएगा। तक के लिए धन्यवाद, आपने जिंदा एकेडमी सर्च की। थैंक यू। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आपका सपोर्ट मिलेगा तभी मेरे को मतलब मोटिवेशन मिलेगा कि भाई हाँ ये बच्चों को मतलब नोट्स देने हैं, जो मैंने नोट्स पढ़े वही बच्चों को डिलीवर करने हैं।
ये आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मतलब वही बात है कि मेरे को नोट्स देने हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मैं दे दूंगा, पूरे पूरे ही दूंगा, और वो मतलब जोश नहीं रहेगा अंदर से। ये जोश खत्म हो रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो को मतलब शॉर्ट कर रहा हूँ, जितना होता है मतलब कम कम वीडियो देता चाहता हूँ। आपने देखा कि टाइम सीरीज के अंदर मतलब मजा नहीं आता, जब सामने जब बच्चे नहीं होते हैं तो मतलब एक स्क्रीन स्क्रीन दे रखी है, उसी उसी लैपटॉप के अंदर पढ़ाने के बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें आपका सपोर्ट मिलेगा तभी आगे, मतलब इससे भी बेटर, मतलब मैं कोशिश करूंगा कि एएसओ के बच्चों को मतलब इससे भी बेटर मिले। ये धन्यवाद, थैंक यू।